होते हैं। आपको वेरिएशन करनी होती है बेटे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अगर आपको वैसे बताया जाए देयर आर 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यू नो, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट में भी अलग अलग होती है इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है, आयन डाइपोल आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग से बनता है ना? जो ये होता है कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस अगर उसका हाफ करते हो तो आपको एटॉमिक रेडियस आएगा, ठीक है। इसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आपको क्या होता है एटॉमिक रेडियस कोई नहीं पूछेगा, आप ये समझो। दिस इज कोवलेंट रेडियस। एक होता है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस जैसे नोबल गैसेस की बात करो, ठीक है। नोबल गैसेस में बेटे कोई भी शेयरिंग से तो कुछ नहीं होता है ना, वहाँ पे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है ना। हीलियम कंप्लीट है, नियॉन कंप्लीट है, आर्गन कंप्लीट है, क्रिप्टन कंप्लीट है, क्सीनोन कंप्लीट है, रेडियम कंप्लीट है, कंप्लीट ही कंप्लीट है। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के साथ ओवरलैपिंग करने में, फिर वो अलग अलग पड़ी होती है, ठीक है। अब जो नियरेस्ट है, ये देखो जैसे अलग अलग है, ये भी तेज है, मान लो ये भी तेज है, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है उसका हाफ निकालोगे, जिसको बोलोगे वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। डिस्टेंस का क्या कर दोगे, आप कर दोगे तो ये वंडरवॉल रेडियस बनता है। वंडरवॉल रेडियस नियरेस्ट नेबर में निकाला जाता है, ठीक है। कोवलेंट रेडियस जो शेयर होके रहा वो कोवलेंट रेडियस होता है, समझ आ रही है। नियरेस्ट नेबर। अब हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास में कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं कि नहीं करते। मगर एक्सेप्शन आ जाती है नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस में वंडरवॉल रेडियस होता है और वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। ये वंडरवॉल शेयरिंग से तो नहीं बना, C2 नहीं है, O2 नहीं है, N2 नहीं है, F2 नहीं है, नहीं है, N नहीं है, वो अलग अलग पड़े। एक शेयरिंग, अगर एक दो बच्चों को एक बेंच पे बिठा दिया जाए, समझ लो वो शेयरिंग कर रहे हैं, वो रेडियस छोटा हो गया। दो अलग अलग हैं, चाहे उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अलग अलग, वो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है मगर है अलग अलग, वो नियरेस्ट नेबर है, कोई उनमें बॉन्डिंग नहीं है। तो ये एक्सेप्शन आ जाती है कि जो नोबल गैसेस का है वो रेडियस बड़ा होता है अलोंग द पीरियड। जैसे क्लास 10th में आपको बताया जाता था कि एटॉमिक रेडियस, या हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटे, डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होता है विद एक्सेप्शन ऑफ नोबल गैसेस, बिकॉज इसमें जो रेडियस होता है वो होता है वॉन टू वॉन, ठीक है, समझ आई। अब क्यों होता है ऐसा, लॉन्ग द पीरियड कम क्यों होता है? अगर मैं बोहर के मॉडल से ये आपको समझाऊं तो अलोंग देखो, अब अगर एक पीरियड में आ रहे हो ना आप बेटे, एक पीरियड में आ रहे हो तो शेल तो सेम ही रखती। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो शेल सेम है 2 है, अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो 3 है, अगर फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4 शेल है। शेल तो सेम है मगर क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बचपन में करते थे कि अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो शेल की क्या है, चाहे 2s2 में जा रहे हैं, शेल तो 2 ही है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही है इनका,
अगर इसके पास हर एक, मतलब अगर मैं लिथियम से शुरू कर रहा हूँ, शेल जो है, प्रिंसिपल शेल जो है, ये न्यूक्लियस है, प्रिंसिपल शेल तो दो ही रह रही है, शेल तो नहीं चेंज हो रही। अब इसको एक एग्जाम्पल में समझाती हूँ, तब भी आपको, जब आप नहीं सुनते जब समझो। ये एक मैग्नेट बीच में रखा है, मैग्नेट के राउंड आपने दो सर्कल लगा दिए। पहले सर्कल में दो पिंस तो हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम की, दो इलेक्ट्रॉन हैं। सेकेंड शेल में आप लिथियम से नियॉन जाते वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो, यही करते हो। अब हम ये माने कि ये मैग्नेट है हमारा और ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक आते हुए आप इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज रहे हो? आप सेकंड शेल में भेज रहे हो, भेज तो रहे हो सेकंड में। शेल नंबर तो नहीं चेंज हो रहा, पर अंदर मैग्नेट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं, मगर सर्कल तो वही रह रहा है। समझ आ रही है? मैं मान लो एक मैग्नेट हूँ, मेरे अराउंड वन सर्कल है, वो पिंस लगी हुई है दो, फिर एक और सर्कल आपने ड्रॉ किया, उसमें आप पिंस ऐड करते जा रहे हो, सर्कल तो वही ऐड, सर्कल तो चेंज हुआ, और मगर अंदर मैग्नेट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन भी तो उतनी इंक्रीज हो रहा है। अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है। तो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, शेल नंबर उतने रह रहे हैं, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब मैग्नेट क्या करेगा, इन पिंस को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है? अब हम नोबल गैसेस में एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोबल गैसेस में जो इस एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं वो कोवलेंट नहीं होता, वो वंडरवल होता है। होता वो भी डिक्रीज है, मगर वो नियरेस्ट नेबर में बना होता है, इसलिए वो हमेशा बड़ा होता है नॉर्मल रेडियस से। समझ आ रही है? आपने कोवलेंट रेडियस में ठीक है। अब आ जाओ बेटे डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या हो गया? डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करनी शुरू हो गई। डाउन द ग्रुप अगर सेकंड पीरियड 2s 2p है, थर्ड पीरियड 3s 3p है, फोर्थ पीरियड 4s 4p है, तो अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही है, मींस ये सर्कल इंक्रीज करने शुरू कर रहे हैं। हो गया ना? जब पीरियड नीचे आओगे तो फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा, तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती जाएंगी। पहले एक शेल होगी, फिर दूसरी शेल होगी, फिर तीसरी शेल होगी, फिर फोर्थ शेल होगी, फिर सिक्स्थ शेल होगी। तो साथ में प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे, वो भी नहीं, वो उसमें भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था, लिथियम में 3 हो गए, है ना, सोडियम में 11 हो गए, ठीक है, फिर 19 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे? फिर साइज क्यों नहीं डिक्रीज होता? फिर भी तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या होता है बेटे, एक होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज तो नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप आते हुए भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। अगर हाइड्रोजन के पास एक था तो लिथियम के पास 3 आ गए, सोडियम के पास 11 आ गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़े ना, न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई कमी नहीं आई। क्या आई? नहीं आई ना। फिर डाउन द ग्रुप क्या कम हुआ? डाउन द ग्रुप एक तो शेल बढ़ गई, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मान लो मैं मैग्नेट हूँ, मेरी पावर तो इंक्रीज कर रही है, ठीक है,
क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मगर पहले मेरे अराउंड एक शेल थी, फिर दूसरी थी, फिर तीसरी थी, फिर फोर्थ आई। गुंजो में थप्पड़ लगा देना आप। तभी आई डोंट लाइक दिस वन। ये मैं बाउंड कर रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, शेल यहाँ से सेकंड शेल थी, फिर थर्ड हुई, फिर फोर्थ होगी, फिर फिफ्थ होगी। ठीक है, अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उसके लिए शील्ड की तरह एक्ट करेंगे ना, स्क्रीन की तरह एक्ट करेंगे। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियर चार्ज लगने नहीं देंगे। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था, वो जो अंदर शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन को लगने नहीं देते। तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कभी भी जब आपको पूछा जाए कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करता है, तो स्टूडेंट जनरली राइट कि बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर देती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि शेल इंक्रीज करने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है। तो यू विल नॉट से कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, जितना लगना चाहिए था उतना लग नहीं पाता जितना लगना चाहिए था। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, पास आने से रोकते हैं। समझ आ रही है। मैं मैग्नेट हूं, ये वो बीच में ये एक शेल बनी है, फिर ये शेल है, फिर ये शेल है, फिर नेक्स्ट शेल है। चाहे चार्ज बढ़ता जा रहा है पर इतनी शेल को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को पास आना है। तो ये जो बाहर वाली नेगेटिविटी बैठी है वो पास नहीं आनी देगी। समझ आ रही है। Got the point? So down the group, that is why atomic radii increases. समझ आ रही है। और along the where atomic radii decreases with exception of noble gases, as noble gas have van der Waals radii. यहाँ खत्म हो गया atomic radii की knowledge। अब आ जाओ आयोनाइजेशन। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द पी ब्लॉक। और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओगे ना, कल पी ब्लॉक में आप खुद मुझे आंसर दोगे, मुझे नहीं आपको करवाने की जरूरत पड़ेगी। यू विल बी गिविंग द आंसर योरसेल्फ। पी एंड एस ब्लॉक वो बच्चा अच्छे से कर लेगा जिसको ये समझ आती है। क्योंकि जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वो सीबीएसई ने पी और एस ब्लॉक में पहले काट दिए। ठीक। So now come with the ionization enthalpy. Enthalpy means energy, the change in enthalpy। एक हीट एनर्जी की चेंज को बोला जाता है। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी है अगर अभिषेक के हाथ में कैंडीज है, ठीक है, ठीक है, एंथैल्पी वजह थर्मोडायनेमिक यूनिट डेल्टा एक्स चेंज जो हीट एनर्जी में चेंज आता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी थर्मोडायनेमिक। बेटे अभिषेक के हाथ में कैंडीज है, उसने पकड़ी हुई है। अगर उसमें से मैंने एक कैंडीज लेनी है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। ऐसे ही एटम की जो कैंडीज है वो इलेक्ट्रॉन, एटम की कैंडीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। That is called ionization enthalpy. It is energy required to remove an electron from an isolated gaseous pattern. बेटे हमेशा जो इंथैल्पी है, ध्यान से समझो, ये भी पॉइंट समझना जरूरी है उसको।
जो कोई भी इंथैल्पी है वो स्टैंडर्डाइज कंडीशंस पे निकाली जाती है। हमने सभी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन इंथैल्पी साइंटिस्ट ने निकाल के दी है। तो कई जो एटम्स जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में पड़े हैं, कोई लिक्विड में पड़े हैं, तो कोई गैसेज में पड़े हैं। ठीक है, हर एक जिसकी भी हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालनी है, पहले उसको अगर वो सॉलिड में है तो उसको सबलाइन करके हमें गैसियस स्टेट में लेके जाना है। ये सभी एक ही स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो हमें ज्यादा चाहिए होगी, लिक्विड में उससे कम, गैसियस में उससे कम, तो हम सबको एक ही स्टेट में रख लेते हैं, दैट इज गैसियस स्टेट। ठीक है, उसके बाद उनको आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की, ना कि मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन का एटम लेना है, हमने क्लोरीन का एटम लेना है, we have to take bromine atom, we have to take iodine atom, we have to convert them into the gaseous first. If chlorine is a gas and iodine is a solid, and we have to find ionization enthalpy, तो अगर क्लोरीन गैस है और आयोडीन सॉलिड है, उसको भी हम पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उनके एटम्स को अलग अलग करेंगे, दैट इज डिसोसिएशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। जब वो एटम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एंड जितना हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें पता है कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया, अभी हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब अगर ये न्यूक्लियस है, अगर एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए, क्या वो देगा अपनी इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा, तो आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। So along the period, ionization enthalpy increases. It is required. हाँ, तो पॉजिटिव होती है ना डेल्टा, रिलीज होगी तो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। समझ आ रही है बेटे? along the period, ionization enthalpy increases. क्यों? Obviously, अगर इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा अपने न्यूक्लियस के, उतनी हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो अलोंग द पीरियड हमारी वो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। अब डाउन द ग्रुप क्या हो गए, इतने शेल बढ़ गए, बहुत सारे शेल बढ़ गए, 2 3 4 5 6 7 बन गए, तो 7 शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हमें एनर्जी के लिए सप्लाई करनी नहीं पड़ेगी। डाउन का ग्रुप क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बट now the questions come from the exception itself, so you should know what are the exception in the periodic table. जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस के अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो दो बनते हैं, बिटवीन बेरिलियम एंड बोरोन एंड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन या सोडियम और मैग्नीशियम। अब आज जैसे मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब हमें पता है बेटे अलोंग द पीरियड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए, अपना वो खाना हमें नहीं देगा क्योंकि साइज छोटा हो गया। या आप समझो न्यूक्लियस उसकी मम्मा है, बेटा जितनी मम्मा के पास रहेगा उसके वो चुंगस चुराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितना वो पीयर ग्रुप में घूमेगा बाइकों बुइकों में, उसको बिगड़ने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, है ना?
सुन रहा होगा तो पर्सन क्या चल तेरी आवाज कम गई है। अच्छा नेक्स्ट आ गया, देखो बेटे बेरिलियम और बोरॉन अलोंग द पीरियड, हमें पता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्वाइट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करती है, मगर आपको ये जान के खुशी होगी कि बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, वैसे ही नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। मुझे नहीं पता कहाँ लिखे, मैं पढ़ लो बस। अब बेटे अगर इसकी कन्फिगरेशन की बात करें तो बेरिलियम की कन्फिगरेशन क्या है बेटे, इट इज 2s2, यही बोलते हैं हम 1s2 इंटरनल फील्ड है, 1s2 2s2 है, ठीक। बोरोन की आउटर कन्फिगरेशन क्या है, वो आउटर की बात कर रही हूँ, दैट इज 2p1, 2p1 है कि नहीं है, समझ आ रही है। अब ये फुली फिल्ड नहीं लग रही आपको, ये वाली 2s2 फुली फिल्ड है, 2p तो नहीं फुली फिल्ड। तो हमने कल ही पढ़ा है बेटे, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। जो चीज एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्या उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? तो बेरिलियम से हम इतनी, हमें कम एनर्जी देनी पड़नी थी, मगर बेरिलियम फुली फिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट बोरोन में अभी एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो बोरोन से ज्यादा होती है, कम होनी चाहिए थी। फुली फील्ड और हाफ फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं बेटे, तो वो हाफ फील्ड कहाँ है? बोरोन हाफ फील्ड है। क्या उसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ही गया, हाफ फील्ड तो तभी होता है जब 3 आए होते हैं। समझ आ गई बेटे इतनी? अब नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्रोजन क्या होता है? 2p3। देखो नाइट्रोजन की फिलिंग करो, 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन होता है लास्ट शेल में 2p3, और ऑक्सीजन क्या है बेटे? 2p4। तो होनी ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए थी, पर होती किसकी है? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है बेटे? हाफ फिल्ड। जैसे कि अगर आपको सोडियम और मैग्नीशियम में भी आए तो ये 1s1 है, ये मतलब एस फील्ड है इसकी, 3s1 है, ये 3s2 है। तो फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होगी पहले तो, ठीक है, फिर हाफ फील्ड की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। एक होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड। फर्स्ट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कितनी है, सेकंड जब दूसरा निकालने की बारी आती है। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूं, तो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने हाफ फील्ड से निकालना है, तो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से क्या होगी? ज्यादा। मगर ऑक्सीजन से अगर हमने एक निकाल लिया है, एक निकाल लिया ना, नाइट्रोजन से भी एक निकल गया, निकल गया, अब ऑक्सीजन की सेकंड वाली ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? हाफ फिल। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है। ये भी थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लो, सारा टाइम है ना बेटे मेरे पास। आप अभी 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रही है। पी ब्लॉक भी करवाना है, फ्राइडे को आपका ऑफलाइन टेस्ट है पी ब्लॉक, ऑफलाइन है, टेकन परमिशन।
नेक्स्ट बेटे, अब आ जाओ डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मैंने क्या बोला है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, डिक्रीज करती है। बस अब आ जाओ बेटे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे वो आइसोलेटेड इंथैल्पी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, दोनों इंथैल्पी आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें शेयर्ड की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now is electron gain enthalpy. अभी मैं साथ साथ ही करवा देंगे फटाफट से। बेटे दोनों आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात होती है, चाहे वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। ये निकाली किसके लिए जाती है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की। ये ध्यान से, क्योंकि इसमें भी एटम्स को आइसोलेट किया जाता है और गैस फॉर्म में बनाया जाता है। अब अगेन, अगर आप खाना खाओ, एनर्जी रिलीज होएगी कि नहीं होएगी? आप रेस्पिरेशन करोगे, एनर्जी रिलीज होएगी। आपको ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यू विल गेट एनर्जी। अब एटम क्या खाना है, इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन खाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom. समझ आ रही है? It is energy released when an electron is added to isolated gaseous atom. और लिखा हुआ है बेटे बुक्स में, सब कुछ सब लिखा हुआ है। अब अगेन बेटे, अगेन अलोंग द पीरियड साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो फटाफट पकड़ लेगा, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाँ, तो ये रिलीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी। उससे अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाले जा नहीं रहे, वो वॉमिट करने को तैयार है, शेल बढ़ेगी उसकी, क्या नया इलेक्ट्रॉन उसने पकड़ना है, क्या एनर्जी रिलीज होनी है। कभी कभी देखा है कि पीरियोडिक टेबल के इस तरफ मेटल क्यों पड़े हैं, इस तरफ नॉन मेटल क्यों पड़े हैं? क्योंकि इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हैं। क्यों तैयार है? इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है, वो लेने को तैयार बैठे हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी दे और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले। और वो कौन लेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है। और ये क्यों जल्दी दे देते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है। समझ आ रही है? तो अलोंग द पीरियड बेटे इलेक्ट्रॉन के, अब आपने ना देखो, जब हम चारों प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे सिर्फ एटॉमिक रेडियस एक ऐसा रेडियस है जो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती हैं और डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। जो तेन में ना नॉन मेडिकल गलती होगी बस। समझ आ गई बेटे? अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगी। क्या नहीं समझ आया?
व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि ये अपनी नहीं इलेक्ट्रॉन संभाल के रख रहे हैं, तो और क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो अलोंग द पेयर ये इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, कम रिलीज होगी। डिक्रीज करेगी तो कम रिलीज होगी। अरे बेटे, डेल्टा एच इज नेगेटिव व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, डेल्टा एच इज पॉजिटिव व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। आपसे कोई एक्सोथर्मिक, इसको ऐसे लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जब आप में से एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी एनर्जी कम होगी, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में चलेगी कि नहीं चलेगी? समझ आई है? अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। आपको एनर्जी देनी पड़ रही है हमें आपसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आपको 2 थप्पड़ लगाने पड़ रहे हैं कि दे इलेक्ट्रॉन, तो आपके अंदर वो एनर्जी चलेगी, तो एनर्जी वो पॉजिटिव में होगी। क्यों नहीं समझ आई बेटे? डेल्टा अगर थर्मो आती होती तो डेल्टा एच आज कंफ्यूज ना होते। डेल्टा एच एक एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक हम वैल्यू बताते हैं। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। अब इतना ही समझो। जब एंडोथर्मिक होती है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। हाँ, जब रिलीज होगी, आपसे एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है ना, क्यों बैग हो रहा है? बैग जब एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी एनर्जी कम होगी, आपकी एनर्जी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मींस मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज होती जाती है। समझ आ रही है? क्योंकि तब रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब एक्सेप्शन सुन लो। फ्लोरीन और क्लोरीन एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में, वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर। फ्लोरीन क्लोरीन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज करती है, मगर क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। दिस इज एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि अलोंग द पीरियड आते आते फ्लोरीन का साइज इतना छोटा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाती है। सुनो, अलोंग द पीरियड आए, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आए, उसके बाद तो नोबल गैस है वो तो एक्सेप्शन है, वो तो छोड़ दो। फ्लोरीन एंड